हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है वहाँ की डिमांड एंड सप्लाई पे। तो जिस कंट्री में लोग जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, दिन उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी और एक चैन बनी रहती है जिससे कि उस कंट्री में इकोनॉमी अच्छी चलती है और वो कंट्री एक रिच कंट्री कहलाती है। दोस्तों, अगर हम किसी को अमीर कहते हैं इसका मतलब ये होता है इकोनॉमी के लैंग्वेज में वो कितना ज़्यादा खर्च करता है, कितना ज़्यादा वो मनी के बहाव को प्रवाह को बनाए रखता है। फिलहाल अभी इंडिया में इकोनॉमिकल क्रैश है। तो ऐसे में दोस्तों हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी वर्तमान स्थिति क्यों ऐसी है कि हर एक कोई भी ऐसा स्टेप आ जाता है, ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हमें लोन लेने की या फिर मदद की जरूरत हो जाती है, फाइनेंशियल मदद की जरूरत हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेके ऑटोमन एम्पायर के एंड होने तक का, एंड कैसे इंडिया में समाजवाद एंड साम्यवाद कैसे उदय होता है। लेकिन उसके अलावा हम कुछ और टर्म्स को भी यूज करेंगे, जैसे कि चाइना साम्राज्यवाद पे बिलीव किया, ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगीज है, उन्होंने औपनिवेशवाद पे बिलीव किया। और जो इंडियन गवर्नमेंट का प्रियम्बल है उसमें लिखा है समाजवाद। इसका क्या मतलब है हम इन सभी को समझेंगे। तो पहले गाइस, जो समाजवाद है इसका मतलब होता है कि हम लोगों की भलाई के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे, मतलब देश जो रहेगा वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। जैसे कि यहाँ सड़कें बनाना, स्कूल्स बनाना और फ्री मेडिकल सर्विसेज देना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी समाजवाद में आ जाता है और ये सपना देखा था महात्मा गांधी ने। इसके अलावा गाइस जो साम्यवाद रहता है उसमें सेम नहीं रहता है, इसकी बात तो होती है लेकिन यहाँ पे फर्क हो जाता है अपर लोअर का, रिच पुअर का, जिसमें कि पुअर लोगों से अपील की जाती है कि आप अपना हक लो, उनको आप मारो। वायलेंस की यहाँ पे बात होती है। लाइक अभी कुछ दिनों पहले ही सुकमा में छत्तीसगढ़ पे अटैक हुआ है इंडियन आर्मी पे, तो ये अक्सर गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं। लेकिन गाइस अगर हम इसे ब्रॉडली देखें तो जितना निगेटिव इंडिया में कम्युनिज्म का रूप दिखाई देता है वो इतना निगेटिव नहीं है। अगर हम बात करें रसिया की, जापान की, चाइना की एंड अलग अलग कंट्रीज की, जो लोग कम्युनिज्म को अच्छे से समझे हैं उन्होंने कंट्री को एक प्रोग्रेसिव रूप दिया है। लाइक कंबोडिया, वियतनाम, कुछ एरिया तो ऐसे हैं लाइक आप जबरदस्ती इम्पोज कर रहे हो, थोप रहे हो, तो वहाँ पे तो कई सारे कत्लेआम भी हुए हैं, उन्होंने अपने लोगों को ही मारा है। तो वहाँ की हिस्ट्री भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अब चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति होती है, तो असल में ये इसका मतलब क्या रहता है, मतलब ये रहता है कि पहले लोग उस टाइम तक 18वीं शताब्दी तक लोग घरों में प्रोडक्शन किया करते थे और ह्यूज प्रोडक्शन नहीं होता था, बाजार काफ़ी लिमिटेड था, क्षेत्रीय था और मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे अगर किन्हीं को काम कराना होता था, लाइक जब औद्योगिकरण होने लगा तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन एक तो काफ़ी कम, प्लेग्स महामारियाँ वहाँ आती रहती थी तो वहाँ की जनसंख्या भी साफ हो जाया करती थी। तो ऐसे में उनको डेली वेजेस रोजगार जो देते थे तो उनको ज़्यादा रुपये एक्सपेंड करना पड़ता था। इस तरह से इनोवेशन जन्म लिया ब्रिटेन तरफ और कहें तो यूरोप में। यही वजह बनती है कि उनका हथियार इक्विपमेंट फैक्ट्रीज में बनने लगा, वो काफ़ी एडवांस तरीके से। इससे पहले तो एग्रीकल्चर में आया था रिवोल्यूशन। तो ये इस तरह से यूरोप को उस टाइम पे 18वीं शताब्दी में हमसे बेटर बनाता है तकनीकी और शिक्षा और नए इनोवेशन में। और यही वजह होती है कि वो अपना काफ़ी मनी सेव करने लगते हैं एंड बढ़ जाता है वहाँ पे पूंजीवाद। तो अब पूंजीवाद क्या रहता है कि उनको फ्रीडम रहती है अपनी ज़मीन, जायदाद, फैक्ट्री, कुछ भी बेचना, खरीदना, कोई भी व्यापार करना विदाउट एनी इंटरवेंशंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे में जिनका उद्योग चल बसा, जिनके पास इनकम आने लगी, उनके पास मशीनरीज ज़्यादा होने लगी, वो लोगों से काम कराने लगे। अफ्रीकन्स का काफ़ी व्यापार होता था, मतलब उन पे जुल्म ढाया जाता था, ये तो आपको पता ही है। इस तरह से दो समाज बंटने लगे, एक अमीर एक गरीब, और जो गरीबों वाली बस्ती होती थी वहाँ महामारियाँ और तरह तरह की बीमारियाँ फैलने लगी। ये बात हो गई इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड, भारत इंग्लैंड का एक औपनिवेशिक क्षेत्र था।
अब औपनिवेशिक और साम्राज्यवाद में क्या फर्क होता है? औपनिवेशिक राज्य में क्या रहता है कि कोई कंट्री है वो दूसरी जगह अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करती है, वहाँ पे रूल करती है, और उसका मकसद वहाँ डेवलपमेंट तो करना है लेकिन अपने लिए, वहाँ के रिसोर्सेज अपने लिए यूज करना है। लाइक आप पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है 1861 टाइम में, जब ब्रिटेन में उद्योग चल रहा था, रेशम वगैरह का, कपास वगैरह का, कपड़े वगैरह का अपन बोल सकते हैं, तो गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठाओं को उन्होंने हरा के यहाँ से जितना भी कपास था सब अपनी वो ले जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ से वो व्यापार किया करते थे। इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी वीक हो जाती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उसी टाइम से यहाँ का जितना भी सामान है वो तो अपने पास ले गए, और यहाँ का जो ट्रेडिंग है उन्होंने कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगा के रोक दी थी। तो ये हो जाता है औपनिवेशवाद। फ्रांस ने जैसे ब्राज़ील में किया, ऐसे तरह तरह की कंट्रीज़, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में उनका औपनिवेशिकवाद रहा था। चाइना तो स्टार्टिंग में काफ़ी हारता रहा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जुल्म हुआ, लेकिन चाइना का साम्राज्यवाद नीति ये हो जाती है कि आप किसी एरिया को, लाइक आप अरुणाचल प्रदेश है या फिर लक्साई चीन है, अक्साई चीन सॉरी, वहाँ पे आप जाओ और कब्जा कर लो, उस ज़मीन को भी कब्जा कर लो, आपको रिसोर्स तो चाहिए, लेकिन जो एरिया है, ज़मीन है, लाइफ टाइम के लिए आप उस पर कब्जा कर लो। सेम इसी तरह से चाइना ताइवान पे भी कब्जा किया है, और वो ये साम्राज्यवादी नीति के हिसाब से ही कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कम्युनिज्म और साम्यवाद क्या होता है, कि आप वायलेंस से सत्ता का जो डिफरेंस है अपर और लोअर में, आप रिसोर्सेज का बराबर बंटवारा करो, इसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। इंडियंस जो कि काफ़ी अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते हैं, या फिर देश दुनिया के ऐसे कई सारे लोग जो कि इसके रियल मायने नहीं समझते, क्योंकि उनमें एजुकेशन की कमी होती है। असल में कम्युनिज्म एक विषय होता है फिलॉसफी का, उस लेवल सोच का, लाइक मैं कन्हैया को बोल सकता हूँ कि उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है और वो असल मायने में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो उनके हथियार सैनिक के रूप में यूज हो जाते हैं अर्बन नक्सल्स के, वो काफ़ी गलत बात है। और मैंने आपको औपनिवेशिकवाद बताया, साम्राज्यवाद बताया, एंड समाजवाद क्या है ये बताया। ऐसे में गाइस क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और तुर्की ये एक साथ रहते हैं, और तुर्की जो रहता है, टर्की ये बोल सकते हैं, ये मेनली रिप्रेजेंट करता है ऑटोमन एम्पायर को, और ये ब्रिटिशर से हार जाता है क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा रहता है, उनके पास हथियार अच्छे रहते हैं, मॉडर्न रहते हैं, और ऑटोमन एम्पायर वही पुराने हथियार यूज करता है। मेन ये वजह रहती है। उसी टाइम पे रसिया में जार का शासन रहता है, और लेनिन रहते हैं और स्टालिन रहते हैं एक लीडर के तौर पे वहाँ पे कम्युनिज्म स्थापित करने वाले। लेनिन के बाद जो सक्सेसर आते हैं वो रहते हैं स्टालिन, और स्टालिन काफ़ी वायलेंट रहते हैं कंपेयर टू लेनिन। लेनिन भी काफ़ी हत्याओं में शामिल रहे और उन्होंने भी काफ़ी वायलेंस किया, लेकिन स्टालिन को ज़्यादा ही अग्रेसिव रहे। तो प्रथम विश्व युद्ध में रशिया को इन्होंने लगभग लगभग बाहर ही रखा था उस युद्ध से, और जब ऑटोमन एम्पायर वहाँ पे अलग हो जाता है और जो खलीफा की पोस्ट रहती है उसे हटा दी जाती है, और रसिया में जार हट के, जो कि एक पूंजीवाद को वो सपोर्ट करते थे, एक साम्राज्यवाद, मतलब वो राजा थे, किंग थे, डायनेस्टी चली आ रही थी, उसको उखाड़ फेंक के वहाँ पे कम्युनिज्म अगर लाया लेनिन ने, तो इंडिया में लाइक एम एन रॉय और बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए, और वो जाके उनसे मिले भी, और इन्होंने एक कसम खाई कि हम इंडिया में भी कम्युनिज्म को आगे लाएंगे। तो 1920 में ये कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ जाता है, और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है एम एन रॉय के द्वारा। अब कम्युनिज्म आगे मजूमदार और कानू सान्याल ये दो रहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंस दिखाते हैं, हत्याएं होती हैं, और इसकी क्या हिस्ट्री रहती है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इंडिया एक किसी विचारधारा में रहा नहीं, और अगर प्रेजेंट की बात करें कि इंडिया कम्युनिस्ट लोग तो अभी भी हैं, सोशलिस्ट लोग भी अपनी बात करते हैं, एंड पूंजीवादियाँ हैं, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। असल में यहाँ पे अगर पर्सनल व्यू पे देखा जाए, अगर जितने भी अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं, तो अगर पर्सनल उन पे ले जाया जाए तो कहीं ना कहीं पूंजीवादी हैं वो लोग भी।